हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS चैनल पे। आप थंबनेल से समझ गए होंगे, आज हम मैला आंचल यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु के कालजयी उपन्यास और आंचलिक उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले मैला आंचल की बात करेंगे, जो यूपीएससी यानी कि आपकी जो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय है उसके प्रश्न पत्र 2 में शामिल भी है। हम बात करेंगे उसके कथानक की, उससे जुड़े कुछ खास बिंदुओं की। एक डिटेल वीडियो भी मैं इस पे लेके आऊंगा, पर यह वीडियो भी आपको सार और समरी लिखने के लिए बड़ा ही मुझे लगता है कि सार्थक होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में और ग्रुप्स में, ताकि वे भी इससे परिचित हो सकें। ठीक है, सितंबर बोनांजा सेल चल रही है, देर मत कीजिए, 30 सितंबर तक ये सेल रहेगी, तो आप लेट मत हो। इसके लिए कोशिश कीजिए, अभी विजिट कीजिए studyIQ.com और ये कोड है विकास लाइव कोड। इस कोड का प्रयोग करके आप StudyIQ के सभी कोर्सेज में मैक्सिमम छूट पा सकते हैं। हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस लास्ट बैच है ना, जो ऑप्शनल का भी चल रहा है, जीएस का भी चल रहा है, दोनों में आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रीलिम्स अगर आपका हो जाता है क्वालिफाई, तो जीएस का भी और ऑप्शनल का जो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का बैच नंबर 6 है और प्रतिज्ञा प्लस का लास्ट बैच है। आपके प्रीलिम्स के जो आपने फीस जो पूरी दी है इस कोर्स की, वो पूरी फीस आपकी वापस हो जाएगी। खैर, इस कोर्स की खास बातें बता दूं कि लाइव क्लास सीरीज भी चलती है। खैर, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। मैला आंचल पे आ जाए तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ पंक्तियां हैं जो आपके सामने दिख रही हैं कि भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। सुमित्रानंद पंत की जो पंक्तियां हैं, कई बार कहा जाता है कि जो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं वे पंत जी से बहुत प्रभावित भी थे, उनकी तरह उनका लुक भी कुछ रखते थे वो, और पंत जी की इन पंक्तियों से भी प्रेरणा उन्होंने ली जब उन्होंने मैला आंचल लिखा। हालांकि मैला आंचल से जुड़ा कुछ अंतर्विरोध भी है, हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, बिहार में हुआ और उनका जो मैला आंचल है वो भी पूर्णिया के एक गांव के पे आधारित है, उसके आधार पे आधारित है। प्रारंभिक शिक्षा फॉरबिसगंज तथा अररिया में हुई। विराटनगर, नेपाल से इनका मैट्रिक हुआ। इंटरमीडिएट उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में किया। आजीवन शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्षरत रहे, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा व राजनीति में सक्रिय भागीदारी रही। ठीक है, रेणु जी को हिंदी साहित्य में ख्याति मिलती है मैला आंचल से, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी का श्रेष्ठ सशक्त आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। राजकमल प्रकाशन द्वारा मैला आंचल का के 42वें संस्करण का प्रकाशन अभी हुआ। विवाद क्या है, जो मैं बता रहा था कि सतीनाथ भादुरी के बंगला उपन्यास दोधाई चरित्र मानस की नकल माना जाता है। इस पे एक आपत्ति भी उठती है, तो हम बात करेंगे इस पे कि वैसे आप आपत्ति पे तो बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत पुराना वो विवाद हो चुका है। निश्चित तौर पे कोई दो राय नहीं है कि जिस आंचलिकता के स्तर तक मैला आंचल जाता है वो अपने आप में अप्रतिम है। खैर, आप मैला आंचल को छोड़ भी दीजिए, पंचलाइट कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की, और जब वहां पे एक वो टर्म आता है ना, जब फुटंगी झा कहते हैं कि लमटेन कितने में खरीद हुआ मैं, तो वो जो टीस है, जो गांव की टीस देने की बात है, वो सिर्फ फणीश्वरनाथ रेणु जी ही कर सकते थे। मैं तो मैला आंचल का रेफरेंस भी नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपको क्या कहते हैं पंचलाइट की बात कर रहा हूं, जो शानदार कहानी है। उस पर कितने नाटक, कितनी उसमें मूवीज भी बन चुकी हैं, तो आप जरूर देख पढ़िएगा उसको। मैला आंचल की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की जो मैला आंचल है, ये भारत माता की उसी धूल भरे आंचल की कहानी है। आप समझ सकते हैं कि मैला आंचल के रेफरेंस कहां पे आएगा, ये मैला कब होता है वो भी रेफरेंस आएगा। मैला आंचल को गोदान के बाद हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास भी माना जाता है। अगर हम आंचलिक इसमें जोड़ दें तो शायद ये बात 100% सत्य भी हो जाती है। ठीक है, सन 1954 में प्रकाशित इस उपन्यास ने आंचलिकता की नई विधा को जन्म दिया। ठीक है, रेणु एक गांव की कहानी के माध्यम से स्वातंत्रोत्तर भारत के गांवों में जन्मे राजनीतिक चेतना व अंतर्विरोध को दर्शाते हैं। मैं इसलिए पढ़ दे रहा हूं ताकि आप अगर सिर्फ कान से भी हेडफोन लगा के, बहुत से स्टूडेंट लाइब्रेरी में भी क्या कहते हैं सुनते हैं, तो लिखी हुई मेरी लाइनें इसलिए पढ़ दे रहा हूं ताकि जो लोग सिर्फ हेडफोन लगा के भी सुन रहे हैं वो भी सुन सकें। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता में इस उपन्यास को 2 खंडों में बांट देती है और गांधी जी की हत्या के साथ ही उपन्यास अपने अंत की ओर पहुंचता है और साथ ही पतन होता है उस आदर्श राजनीति का जिसका उन्होंने कभी स्वप्न देखा था। सामान्य लोगों में राजनीति पहुंचती तो है, पर उसमें निष्ठा, आचरण और गंभीरता सब समाप्त हो जाती है। एक ऐसा ही हम आदर्शों का
पतन तो नहीं कहेंगे, पर आदर्शों से टूट जाना देखना हमको देखने को मिलता है जब हम मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं। 1936 में जब उनका निधन हुआ या 1937 में जब जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ, दोनों की जिंदगी से ये दौर गुजरा और दोनों ने वो आदर्श से हट के जो वास्तविकता है उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास किया। और जो यथार्थ होता है ना, यथार्थ की तरफ न सिर्फ आपको मुंशी प्रेमचंद जी के अंत के उपन्यास खासकर गोदान दिखेंगे, बल्कि उनकी बहुत सी कहानियां भी दिखेंगी। कुछ वही यथार्थ का ज्ञान यहां पे भी देखने को मिलता है। और फिर मैंने आपको बताया कि सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे फणीश्वरनाथ रेणु जी, तो निश्चित तौर पे वो यथार्थ तो उनकी हर बातों पे और हर रचनाओं पे दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, मैलांचल की बात की जाए तो एक कहानी उत्तरी पूर्वी बिहार के कोसी नदी के शोक से ग्रसित पूर्णिया जिले, जहां उनका जन्म हुआ था, कि एक छोटे से गांव मेरीगंज में अस्पताल खुलने और उसके पश्चात यहां के लोगों और उनके साथ होती घटनाओं पे आधारित है। गांव के लोग अंधविश्वासी हैं। मतलब मैं कितनी ही बातों को उड़ेल दूं, बता दूं, कम पड़ जाएगा। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आप मैलांचल को पढ़िएगा, खरीद के पढ़िएगा। ठीक है, आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट इन सब पे आराम से मिल जाएंगे। जरूर पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा और डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, उनमें जातिगत भेदभाव अत्यधिक है। उनकी शिक्षा, मानसिकता और बुनियादी सुविधाओं पर पिछड़ेपन की छाप है। एक स्टेटमेंट भी है कि गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे ही हैं वो। देखिए, टीस भी है, एक टीस भी है और एक व्यंग्य भी है जो दिखता है। ठीक है, प्रारंभ में 3 किरदार प्रमुख रूप से सामने आते हैं, बालदेव, डॉक्टर प्रशांत और दासी लक्ष्मी। ठीक है, बालदेव जी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ठीक है, जो जेल भी जा सकते हैं। ठीक है, गांव में उनका बहुत मान सम्मान है और ऐसा माना जाता है कि वो हर बात सोच समझ के करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, हर बात पे कहते हैं ना कि हम करते हैं प्रबंध, तो वैसे ही हैं। ठीक है, लक्ष्मी महंत सेवा सदन के दासी हैं और कम उम्र में अनाथ होने के बाद से ही मठ पर उनका शोषण होता रहा, किंतु इन सब के बावजूद वो एक बेहद समझदार और व्यवहार कुशल महिला है। ठीक है, बालदेव जी लक्ष्मी की मदद करते हैं। ठीक है, लक्ष्मी की मदद करते हैं, जो मन ही मन में लक्ष्मी के लिए आकृष्ट होते हैं और दोनों का प्रेम बेहद पवित्र है। ठीक है, प्रेम की पवित्रता खैर हम हिंदी साहित्य पढ़ते समय कई जगह पे देखते हैं, चाहे काव्य की बात करें, चाहे हम गद्य की बात करें, हर जगह मिलती है। खैर, एक ये भी है प्रेम की पवित्रता। ठीक है, डॉक्टर प्रशांत कुमार भी एक अनाथ बच्चा था, लेकिन उसे एक आश्रम में संरक्षण मिला। वह डॉक्टरी पूरी करके विदेश में संभावनाएं तलाशने के स्थान पे अपने देश में रहकर पिछड़े गांव वालों की मलेरिया, काला आजार और हैजा जैसी बीमारियों को इलाज ढूंढने का उसने निर्णय लिया। खैर, उस समय ये बीमारियां थी भी बहुत ज्यादा। अगर आप हिंदी साहित्य के प्रतिमानों की बात करें, मैं प्रेमचंद की बात करूं, मैं जयशंकर प्रसाद जी की बात करूं, मैं आपको हरिवंश राय बच्चन जी की बात करूं, आप सब देखिएगा कि शुरुआत में इनके जो पार्टनर्स रहे, जिनसे इन्होंने शादी की, इसी प्रकार के किन्हीं रोगों से उनकी मृत्यु आपको हमेशा से देखने को मिलेगी। ठीक है, खैर, ढूंढने का निर्णय लेता है, पर गांव वालों की असल बीमारी तो गरीबी और जहालत है। बहुत बड़ी बीमारी होती है। चलिए, गरीबी तो चलिए आपके ऊपर कई बार थोप दी जाती है, पर जहालत आपके खुद के टैलेंट से आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, निर्धर और विवश किसानों की स्थिति जानवरों से भिन्न नहीं है। बैलों के मुंह में जाली का जाब लगा दिया जाता है। गरीब और बेजमीन लोगों की हालत भी खम्हार के बैलों जैसी ही है। मुंह में जाली का जाब, लेकिन खम्हार का मुंह यह नहीं टूट सकता। लाइन है, फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर पढ़िएगा। स्टूडेंट हैं तो फिर क्या ही देख रहे हैं आप, इस वीडियो के खत्म होते ही जब आप हमारे कोर्स से जुड़ जाएंगे हिंदी साहित्य के, आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, परंतु समय के साथ किसानों में जागरण होना प्रारंभ होता है और स्थिति में परिवर्तन की आशाएं जाग जाती हैं। भिन्न भिन्न विचारधाराओं का आगमन होता है। बालदेव विरोध के लिए गांधी जी के चरखा करघा के माध्यम से आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास करता है, तो कालीचरण सोशलिस्ट क्रांति की राह अपनाता है। इसी प्रकार अन्य दल भी प्रवेश करते हैं। गांव में तो रोज रोज नया सेंटर खुल रहा है, मलेरिया सेंटर, काली टोपी सेंटर, लाल झंडा सेंटर और अब एक और चरखा सेंटर। देखिए, ये फिर से एक व्यंग्य है। गांव में आप अक्सर देखेंगे कि वो जो चौक पे कुएं के पास में वो एक मड़ई के नीचे आपको एक व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा या 2-3 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कभी चुनौती से वो सुरती खाते हुए या कभी पान कहने से ताश के पत्ते खेलते हुए इस तरीके की बातें कहते दिख जाते हैं। ठीक है, कई बार वो उसको सेंस नहीं करते, पर उनका व्यंग जो होता है ना, वो वहां तक पहुंच जाता है जहां वो पहुंचाना चाहते हैं। बहुत मारक व्यंग होता है, बहुत ही मारक व्यंग होता है। ठीक है,
खैर, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात यह सब उलझ कर रह जाता है। वामन दास की जो कहानी है इसी उलझन को दर्शाती है। वह व्यथित है, गांधी जी से अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता है। उसने अपना पूरा जीवन जिस कांग्रेस के लिए कार्य करते हुए जिनका विरोध किया, अंततः वह पार्टी उन्हीं सब कुरीतियों और षड्यंत्रों का शिकार बन जाता है। षड्यंत्रों का शिकार स्वयं बन जाता है। देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। लिखा भी, बाकी राजनीतिक दल भी मात्र सत्ता के लोभी बनकर रह जाते हैं और जातिगत जोड़ घटाव जो है वो शेष रह जाता है। बावनदास सोचता है कि अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पे लिखा लें भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन। कौन कागज करता किस पार्टी का समझ में नहीं आता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए, इंपॉर्टेंट बात है, मैं जब व्याख्या की बात करता हूं तो एक टर्म है प्रासंगिकता। मैं कहता हूं काव्य में भी लिखें, मतलब पद्य और गद्य दोनों में प्रासंगिकता जरूर लिखें जब आप व्याख्या करते हैं। प्रासंगिकता आप इसकी देखिए कि आज भी हम जब जातिगत समीकरण देखते हैं, लोगों को बटा हुआ देखते हैं, तो एक चीज हमारे दिमाग में आता है कि आज से लगभग 70 साल पहले जो चीज लिखी गई आज भी उतनी ही रियल है और उतनी ही कटु लगती है। इसका मतलब क्या कि ये किस स्तर की सच्चाई है और किस स्तर का ये व्यंग्य है। हरिशंकर परसाई जी हों या ऐसे बहुत सारे लोग हो जिन्होंने इस तरह के व्यंग, शीला शुक्ला का, अगर आप शीला शुक्ला को अगर जान रहे हो तो बड़े आईएएस अधिकारी रहे, ठीक है। उनका अगर आप देखेंगे, ठीक है, राग दरबारी अगर पढ़िएगा तो मुझे लगता है कि वो 1968 के आसपास लिखा गया। मैं साल में एक साल इधर हो सकता है। आज भी वो उतना ही रियल लगता है, वास्तविक लगता है। अगर आपको समय हो तो आप राग दरबारी भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। बाकी आपने परसाई को जरूर पढ़ते हो, उनकी कोटेशन, उनका लिखा हुआ चीज, तो वो भी उसी स्तर पे मारक आज भी है, उसकी प्रासंगिकता आज भी है, ठीक है। ठीक है, इस उपन्यास के द्वारा रेणु जी ने पूरे भारत के ग्रामीण जीवन का चित्रण करने की कोशिश की है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत इसकी सहज सरल और उसी परिवेश का होना है। उन लोकगीतों ने इस उपन्यास को अमर कर दिया जो आज के परिवेश में कहीं खो गए हैं। भारत को जानने के लिए यह उपन्यास बहुत अहम स्थान रखता है। भारत को जानने के लिए उपन्यास बहुत, और निश्चित तौर पे आप जब मैला आंचल या पंचलाइट जैसे, मैला आंचल तो चलो उपन्यास है, पंचलाइट जैसे कहानी को भी पढ़ते हैं तो आप एक ग्रामीण अंचल में पहुंच जाते हैं। आप गांव के उस जिसे कहते हैं ना कि मेढ़ से होते हुए आप उस पंचायत की जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे वो बीच में एक बरगद का पेड़ है, चारों ओर उसकी क्या कहते हैं, बैठकी बनी हुई है, ठीक है। वो बैठकी भी कैसी है, बीच में मिट्टी है, चारों ओर ईंटें हैं, उस पे जो मुखिया जी हैं उनके साथ वाला जो सेवक है उसने क्या किया है कि अपनी घर की फटी पुरानी लुंगी बिछा दी है, उस पे मुखिया जी बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, ठीक है। बात कही चल रही है कि 2 घरों में क्या हो गया, उस घर की लड़की भाग गई, उस घर का लड़का भाग गया, वो विदेश चला गया, इस तरह की बातें हो रही हैं और किसी वर्ग में क्या हलचल हो रही है उसका डिस्कशन भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं रहे सहे दिमाग में जो जातिगत बातें बैठी हुई हैं, जातिगत कुंठाएं बैठी हुई हैं, वो भी कहीं ना कहीं निकाली जा रही है, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। खैर, मैला आंचल की बात करें तो खुद रेणु जी के शब्दों में इसमें फूल भी हैं, शूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पे आ खड़ा हुआ हूं। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपने निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। निश्चित तौर पे ये बातें किसी भी लेखक द्वारा कही जानी भी चाहिए। जब उसने इतने मुकम्मल तरीके से इतनी बुनियादी चीज पे इतना गहरा उपन्यास लिखा हो तो निश्चित तौर पे फणीश्वरनाथ रेणु जी हर तरीके की प्रशंसा के पात्र हैं। और आप सभी से मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि मैला आंचल जरूर पढ़ें, और आपका अगर ऑप्शनल है तो फिर तो आप जरूर पढ़िएगा ही पढ़िएगा। बताता चलूं, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो बैच नंबर 6 है और जो प्रतिज्ञा प्लस का लास्ट बैच है, ठीक है, उसमें एडमिशन 8 अक्टूबर से क्या कहते हैं ये बैच शुरू है। तो एडमिशन शुरू हो चुके हैं, 8 अक्टूबर से ये बैच शुरू है। विकास लाइव कोड का अगर प्रयोग करते हैं तो सबसे खास बात क्या है कि सुपर बोनांजा सेल चल रही है, ठीक है। और अगर सेल नहीं भी चल रही है तो आप देखते रहिए स्टडी आईक्यू में ऑफर माफ कीजिएगा, स्टडी आईक्यू में ऑफर आते रहते हैं। तो अगर आप ये वीडियो 30 सितंबर के बाद देख रहे हैं तो भी आप ऑफर चेक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में कोर्स मिल जाएगा। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के साथ खास बात क्या है कि हम 310 प्लस नंबर की अप्रोच के साथ पढ़ते हैं, जहां पे 1-to-1 मेंटरशिप मैं खुद देता हूं, जहां पे आपकी वर्तनी, वाक्य, फ्लो, हर चीज पे ध्यान दिया जाता है। और ध्यान दिया जाता है कि आपको गाइड किया जा सके कि आप पहले ही प्रयास में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रैंक ला सके। ध्यान रहे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के छात्र इस वैकल्पिक विषय को ले सकते हैं। और जो खास बात मैं अक्सर बताता रहता हूं कि
देखिए मोनोटोनस हो जाता है जब आप सिर्फ जीएस पढ़ते हैं, तो मोनोटोनस हो जाता है। तो एक ऐसा वैकल्पिक विषय जो आपको इस मोनोटोनस जिंदगी से दूर ले जाए और आपको नंबर भी प्रदान करे। निबंध का पेपर, मैं इस पे वीडियो भी बना चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कि अकेले निबंध के पेपर की बात की जाए तो सारा का सारा निबंध जो है वो आप हिंदी साहित्य से उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने पिछले 5 साल के निबंधों को उसमें सॉल्व भी किया था। ठीक है, बाकी आप अगर चाहें तो हमारे जो प्रतिज्ञा प्लस जीएस का P2I बैच है, इसमें जुड़ना चाहें तो उसके लिए भी आप सितंबर 52 सेल में विकास लाइव कोड का प्रयोग करके हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। यूपीएससी सीएससी मैंने बताया था, प्रीलिम्स अगर आप हो जाता है क्लियर तो आपकी पूरी फीस हो जाएगी वापस। पहली बात, हर हफ्ते आप 11,000 रुपए जीत सकते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें अगर आप अव्वल आते हैं तो हर हफ्ते आप 11,000 रुपए का पारितोषिक जीत सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं अमाउंट है। हर हफ्ते 37 हफ्ते तक आप लगातार चाहें तो 11,000 रुपए जीत सकते हैं, तो बड़ा अमाउंट है। अगर आप जीतते हैं तो आपको ये पारितोषिक मिल जाएगा। ठीक है, खैर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @ऑफिशियल विकास करके। आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जब जाएंगे ना, आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे जाके आप @ऑफिशियल विकास लिखेंगे। ध्यान रहिए VIKS है, विकास नहीं है। ऑफिशियल विकास डालेंगे तो आपको सबसे पहला बिना किसी स्पेस के तो सबसे पहला जो चैनल दिखेगा यूपीएससी बाय विकास सिंह, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे बाकी ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि और किन विषयों पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। बाकी आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।